साथियों नमस्कार, मैं हूं दलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन में हमने चर्चा किया था कि चंद राजवंश का उत्तराखंड की धरती के ऊपर किस प्रकार से आगमन हुआ था और किस प्रकार से इनकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे चंद राजाओं के बारे में। तो हम सोमचंद से इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सोमचंद के बारे में हम कुछ फैक्ट पहले से भी जानते हैं कि चंद वंश का संस्थापक कौन था। तो आपका सोमचंद था, और किन किन राइटरों के अनुसार था तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें एटकिंसन हो गए, वाल्टन हो गए या फिर बद्रीदत्त पांडे जी हो गए। इनके अनुसार जो चंद वंश का संस्थापक था वो कौन था, आपका सोमचंद था। और किस तरीके से यहाँ पर चंद राजवंश की स्थापना हुई थी ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो सेशन में आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव की पुत्री का विवाह सोमचंद के साथ हुआ और दहेज स्वरूप चंपावत की कोतवाल छावनी को सोमचंद को भेंट स्वरूप दे दिया गया था। और इसी छावनी में सोमचंद के द्वारा राजबुंगा या फिर सुयो या फिर सुई के किले का निर्माण किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजबुंगा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो सोमचंद के द्वारा करवाया गया था। या फिर सुयो का किला भी पूछा जा सकता है, इसका ही एक अन्य नाम है। इसके अलावा दोस्तों, आपके लिए कुछ अदर फैक्ट भी निकल कर आ रहे हैं, जैसे एटकिंसन, वाल्टन और बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार सोमचंद प्रयाग के निकट झूसी नामक स्थान से उत्तराखंड आया था। ये प्रीवियस वीडियो सेशन में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा सोमचंद कन्नौज के नरेश का भाई था, जो प्रयाग के शासक चंदपाल फूर का वंशज बताया गया है। तो इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे कि प्रयाग के शासक चंदपाल फूर का वंशज था आपका सोमचंद, और कहाँ से ये आया था, तो झूसी से आया था। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सोमचंद के द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में किए गए कार्यों की। तो दोस्तों, इसमें जो पहला कार्य था कि राजबुंगे किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, सोमचंद के द्वारा करवाया गया था। और इसके बाद सोमचंद के द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया गया और सर्वप्रथम जो मुकाबला किया गया सोमचंद के द्वारा, ये किया गया दौनकोट के रावत राजा से। तो दौनकोट के रावत राजा को इसने युद्ध में परास्त किया। इसके बाद सोमचंद समझ गया था दोस्तों कि अगर मैं किसी दूसरे राज्य पर हमला कर सकता हूं तो कोई दूसरा राज्य भी मुझ पर हमला कर सकता है। तो सैनिक प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए नेपाल के 4 किलेदारों को प्रशासन के चारों ओर तैनात किया गया। अब देखो भैया, सोमचंद के द्वारा यहाँ पर क्या कर दी गई, अपनी सारी बॉर्डर को सील कर दिया गया और चारों दिशाओं में क्या कर दिया गया, एक एक किलेदार को नियुक्त किया गया जो नेपाल के थे। और इसी व्यवस्था को चाराल नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इन चाराल में कौन कौन है, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। तो ये आपके 4 किलेदार थे जिनको इसने सभी दिशाओं में नियुक्त किया था। इसके अलावा दोस्तों, प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए मंत्री व सेनापति के रूप में मेहरा और फड़त्यालों की नियुक्ति की गई। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चाराल नामक व्यवस्था को किस चंद शासक के द्वारा अपनाया गया था, या फिर मंत्री और सेनापतियों के रूप में मेहरा और फड़त्यालों की नियुक्ति किस चंद शासक के द्वारा की गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोमचंद हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सारे। इसके अलावा अदर फैक्ट जो मेहरा और फड़त्यालों के बारे में है कि मेहरा लोग कोटलगढ़ और फड़त्याल लोग डुंगरी में रहते थे। इसके अलावा दोस्तों, प्रशासन की निचली इकाई तक पहुंचने के लिए पंचायती राज व्यवस्था भी इसके द्वारा शुरू की गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था। और ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति इसके द्वारा की गई इस पंचायती राज व्यवस्था में। तो दोस्तों, अगर मैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर कुछ अदर फैक्ट भी आपको बताऊं तो 1959 से पहली बार राजस्थान के नागौर से यह व्यवस्था शुरू की गई थी। इसके बाद इसमें जो सबसे बड़ा संशोधन था ये हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन, जिसको अपनाया गया था 24 अप्रैल 1993 से। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये आधुनिक भारत की बात है। लेकिन अगर पूछा जाएगा आपसे कि चंद प्रशासन में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला जो राजा था वो कौन था आपका, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोमचंद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अदर फैक्ट भी जान लेते हैं कि सोमचंद के समय में डोटी के मल्ल वंश में राजा जयदेव मल्ल का शासन चल रहा था। अब मल्लवंशी राजाओं के बारे में हम कुछ अदर फैक्ट भी जान लेते हैं कि जयमल देव का क्या चल रहा था, यहाँ पर शासन चल रहा था। इसके अलावा मल्लवंशी राजाओं को रैका राजा कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मल्लवंश का जो प्रथम राजा था ये था आपका वामदेव, और इनकी जो राजधानी थी ये कहाँ थी, चंपा, जो नेपाल में पड़ती है। तो नेपाल में चल रहा था आपका डोटी शासन, और डोटी शासन किस तरीके से यहाँ पर कार्य कर रहा था तो ये मैंने आपको बताया। जयमल देव कौन था उस समय, शासक था सोमचंद के समय में। और जो प्रथम राजा था मल्ल शासकों को कौन था, वामदेव था। और इन राजाओं को क्या कहा जाता था, रैका राजा कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका दोस्तों सोमचंद फिनिश हो जाता है। तो सोमचंद के बारे में ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों, कत्यूरी रानी का पुत्र आत्मचंद गद्दी पर बैठा
और इसने लगभग 20 वर्षों तक कुमाऊं पर शासन किया। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ अदर फैक्ट नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ये हो जाता है आपका चौथे नंबर का राजा, जिसका नाम था इंद्रचंद। तो चंद वंश का जो चौथा शासक था ये था आपका इंद्रचंद। और एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद पहला शासक था जिसने चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए और कुमाऊं में रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रेशम उत्पादन या फिर रेशम बनाने की विधि केवल एक ही देश के पास थी पहले, वो था आपका चीन। और 3000 साल पहले से इस विधि का प्रयोग ये कर रहा था यहाँ पर रेशम उत्पादन के लिए। लेकिन चीन से बाहर यह विधि कभी निकल नहीं पाई, क्योंकि इसके लिए काफी कठोर दंड वहां पर रखे गए थे। उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था, तो इसलिए यह विधि कभी बाहर निकल पाई। लेकिन यहाँ से जो रेशम उत्पादन होता था वो बाहर जाता था और यूरोपियन कंट्री तक जाता था। और इसका जो रास्ता था ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच जाता था। तो भारत के बीचों बीच किस तरीके से जाता था, तो पहले इस मार्ग को कहा जाता था आपका उत्तरापथ। तो उत्तरापथ के मरम्मत का कार्य बाद में एक राजा है आपके जो कुषाण वंश से संबंधित है, इनका नाम था कनिष्क। तो कनिष्क के द्वारा इस मार्ग की मरम्मत करवाई गई। तो भैया इसके बाद इस मार्ग को कनिष्क मार्ग के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद शेरशाह सूरी का शासनकाल आया, तो इसने इस मार्ग के चारों तरफ क्या बनाए, मुसाफिरों के लिए सराय की व्यवस्था करवाई। तो इसलिए इस मार्ग का नाम क्या हो गया भैया, शेरशाह सूरी मार्ग हो गया। और आधुनिक भारत में इसी मार्ग को हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। और आप ऐसा भी कह सकते हो NH1 प्लस NH2। तो यहाँ से जो ये रेशम उत्पादन होता था चीन में, ये कहाँ सप्लाई होता था, यूरोपियन कंट्री में होता था, इस वाले रास्ते से, जिसको हम क्या कहते थे, उत्तरापथ या फिर कनिष्क मार्ग या फिर शेरशाह सूरी मार्ग या फिर ग्रांड ट्रंक रोड या फिर NH1 प्लस NH2। तो ये सारा है। लेकिन अगर मैं चंदों के इतिहास के बारे में बताऊं, तो चंदों में कौन है जिसने पहली बार कुमाऊं में रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया, तो ये आपका कौन है, इंद्रचंद। इसके बाद दोस्तों क्रमशः संसार चंद, सुधा चंद, हमीर चंद व वीणा चंद शासक बने। ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य नहीं करते हैं कुमाऊं वाले क्षेत्र में, इसलिए इंपॉर्टेंट राजा आपके लिए भी नहीं है। लेकिन इनमें से जो वीणा चंद है ये कुमाऊं का विलासी राजा था और इसे कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो अगला जो इंपॉर्टेंट राजा हमारे लिए है यह है आपका वीरचंद, जो आपका चंद वंश का 9वें नंबर का राजा है। तो दोस्तों इसके द्वारा ही कुमाऊं में खसिया राज को समाप्त किया गया था। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि खसों के द्वारा आत्मचंद से लेकर और वीणाचंद तक के राजाओं के मध्य कुमाऊं के एक हिस्से पर लगभग 120 वर्षों तक शासन किया गया था। और यहाँ के चंद शासक क्या थे, नाम मात्र के राजा थे केवल। लेकिन दोस्तों वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो आपका ये वीणाचंद है, ये जो 8वें नंबर का राजा था, ये एक विलासी राजा था। तो इसके शासनकाल में जो खस जाति थी, इन्होंने यहाँ पर अपना वर्चस्व क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो इसी खस जाति के वर्चस्व को यहाँ पर कहा गया खसिया राज। तो आप कुछ भी मान सकते हो, या तो आप दूसरे राजा से लेकर 8वें राजा तक खसिया राज को मान सकते हो, या फिर आप 8वें राजा से लेकर और 9वें राजा के बीच में खसिया राज को मान सकते हो। तो दोस्तों खसिया राज से संबंधित आपको केवल एक ही फैक्ट याद रखना है। क्या वो फैक्ट कि कुमाऊं की कला का स्वर्णकाल किस राज को कहा जाता है, तो खसिया राज को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम कुछ अदर फैक्ट जान लेते हैं वीरचंद के बारे में, कि वीरचंद के ही शासनकाल में 1191 ईस्वी में अशोक चल्ल का कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अशोक चल्ल जो दुलु या फिर नेपाल का निवासी था और किस कुल से संबंधित था, तो वैरात कुल से संबंध रखता था। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अशोक चल्ल कौन से कुल से संबंध रखता था, तो वैरात कुल से, और कहाँ का निवासी था, तो दुलु निवासी था। इसके अलावा अशोक चल्ल के द्वारा समस्त विजित रियासतों या फिर मांडलिक, अब ये उस समय रियासतों को क्या कहा जाता है, इधर मांडलिक कहा जाता, के ऊपर एक सामंत पुरुषोत्तम सिंह को नियुक्त किया गया। तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अशोक चल्ल के द्वारा जितने भी कुमाऊनी रियासतें थी उसके ऊपर किस सामंत को नियुक्त किया गया था, तो इसका नाम क्या है आपका, पुरुषोत्तम सिंह। इसके अलावा दोस्तों अशोक चल्ल के बारे में हमें जो संपूर्ण जानकारी है ये किस लेख से प्राप्त होती है, तो दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि गोपेश्वर में स्थित जो रुद्र शिव मंदिर है वहां पर जो त्रिशूल लेख स्थापित हो रखा है, तो वो जानकारी देता है हमें अशोक चल्ल के बारे में। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद चंद वंश के 22वें राजा पर्वतचंद तक कुमाऊं के राजा अपनी स्वतंत्र सत्ता हासिल नहीं कर पाए। मैं तो कहूंगा दोस्तों कि 35वें राजा भारती चंद तक अपनी स्वतंत्र सत्ता कुमाऊं के चंद शासक हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि 23वां राजा अपने आप को स्वतंत्र तो घोषित कर लेता है, लेकिन इसकी स्वतंत्रता के हमें प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ना ही यह कोई संघर्ष करता है ना ही इसके लिए कोई कार्य करता है। तो यह राजा स्वतंत्र कैसे हो गया, स्वयं को खाली इसने स्वतंत्र घोषित कर लिया, इसके लिए ना ही कुछ संघर्ष किया ना ही टैक्स देना बंद किया, तो स्वतंत्र किस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नोट में आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट दूसरा भी है कि इसी बीच क्रांचल देव का 1223 ईस्वी में कुमाऊं के क्षेत्र में आक्रमण होता है
और इसके प्रमाण हमें बालेश्वर ताम्रपत्र से प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिसमें 10 मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण है जो क्रांचल देव के द्वारा सामंत नियुक्त किए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्रांचल देव का कुमाऊं के क्षेत्र पर अटैक कब हुआ था, तो 1223 ईस्वी में, और अशोक चल का कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी। तो दोनों डेट आपको याद रखना है। और अशोक चल के आक्रमण का प्रमाण हमें मिलता है गोपेश्वर त्रिशूल लेक से, और क्रांचल देव के आक्रमण का प्रमाण हमें किससे मिलता है, तो बालेश्वर ताम्रपत्र लेक से। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। इस वीडियो सेशन में हमने क्रमांक 1 से लेकर क्रमांक 22 तक के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी को समझा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सभी राजा नहीं बताए हैं, अब वो राजा मैंने आपको बताए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर चंद शासन काल में जिनका कुछ महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे 23वें राजा थोर चंद, उसके बाद गरुड़ ज्ञान चंद, उसके बाद भारती चंद की कहानी को, और उसके बाद भी अगर कोई शासक उस वीडियो सेशन में आ सकता है तो उस शासक की भी हम उसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद।